हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये यूपी PCS का 2019 का पेपर करेंगे, जो कि आगे आने वाले किसी भी अदर स्टेट में भी PCS के लिए और जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जनरल में जैसे कि अभी जो BSSC ग्रेजुएट लेवल होने वाला है, या फिर इंटर लेवल, या फिर जो बिहार दरोगा, या फिर अदर स्टेट में भी जो SI के जो यूपी में होंगे, या फिर उत्तराखंड में, या फिर PCS का भी जो जैसे राजस्थान PCS, उत्तराखंड PCS, या फिर BPSC 72 होने वाला है उसमें भी, या फिर AEDO का भी पेपर होने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यूपी का या फिर बिहार का एक दूसरे में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो IAS और PCS का पेपर होता है उससे जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होते हैं तो वो लगातार एक दूसरे स्टेट में या फिर जनरल कंपटीशन में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूपी PCS आगे आने वाले पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे और अदर स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, जनरल के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कथन कारण का प्रश्न है, 2019 का ये पेपर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कथन और कारण का प्रश्न है, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, तो किया था, सही है। और शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, तो ये भी सही है। ठीक है, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। ठीक है, तो ये भी सही है। A और R दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है, तो B आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन A और R, कारण R दोनों सही है, तथा कारण R कथन A की ये सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, B आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है, B आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो सरनाल का युद्ध कब हुआ था? सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। और जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1707 ईस्वी में। जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था, और धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। ठीक है, 1658 ईस्वी में हुआ था धर्मत का युद्ध। तो देख लीजिए इनमें से कौन सा क्रम सही है। तो ये है, पहले बिलग्राम का युद्ध 1540 में, उसके बाद 1572 ईस्वी में सरनाल का युद्ध, उसके बाद धर्मत का युद्ध 1658 में, और जजाऊ का युद्ध 1707 में। तो 2, 1, 3 और 4 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में, सरनाल का युद्ध 1572, धर्मत का युद्ध 1658, जजाऊ का युद्ध 1707। बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ। इस तरह हिंदुस्तान की राज सत्ता एक बार फिर अफगानों के हाथ में आ गई। और सरनाल का युद्ध वास्तव में एक छोटा सा युद्ध था, जो अकबर के गुजरात पर हमले के बीच 1572 में हुआ था, जिसमें अकबर ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, सरनाल का युद्ध 1572 में। और धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को सिंहासन प्राप्त करने के लिए दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें अंततः औरंगजेब विजयी हुआ था 1658 में धर्मत के युद्ध में। और जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 को सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के मुगल सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम के बीच हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, जजाऊ के युद्ध में। ध्यान रखेंगे एक्सप्लेनेशन को भी। नेक्स्ट देखते हैं, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो हठ योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से
कूट का सही उत्तर चुनना है। 1 और 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट दो ठो है, इनमें से कौन सही है ये बताना है। तो हठ योग नामपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, तो हठ योग नामपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, सही है। और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है, तो इक्ता व्यवस्था की इनमें से कौन सी विशिष्टता नहीं है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है। तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही है। सियासत नामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, तो ये भी सही है। और इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, नहीं, सुल्तान के खाते में नहीं जाता था सीधा। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये गलत हो गया, तो गलत ही पूछ रहा था। इक्ता व्यवस्था की नहीं है विशेषता, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो ये सही है। ए, बी और डी सही है, लेकिन सी सही नहीं है, मतलब कि विशेषता नहीं है एकता व्यवस्था की, सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तबकाते नासिरी, मिनहाज उस सिराज जसजानी, तो ये सही है। और तारीख फिरोज शाही किसका है, तो सम से सिराज अफीफ का है, ये भी सही है। और तुगलकनामा इब्न बतूता, ये नहीं सही है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम का, तो ये भी सही है, लेकिन सी सही नहीं है, ठीक है। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी, ठीक है, इब्न बतूता ने नहीं की थी, ध्यान रखेंगे। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी। इसमें तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन है। तबकाते नासिरी की रचना मिनहाज उस सिराज द्वारा की गई थी। इस रचना में इस्लाम के उदय से पूर्व काल के पैगंबरों का वर्णन और मुसलमानों का इतिहास भी वर्णित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और तारीख फिरोज शाही की रचना शम्स ए सिराज अफीफ ने की थी, ठीक है। तारीख फिरोज शाही की रचना शम्स ए सिराज अफीफ हैं, इसके तारीख फिरोज शाही के रचनाकार शम्स ए सिराज अफीफ हैं। अफीफ ने इसमें फिरोज शाह तुगलक के काल का वर्णन किया है। यह तैमूर के आक्रमण के बाद लिखी गई थी। तारीख फिरोज शाही नाम से एक रचना जियाउद्दीन बर्नी द्वारा भी की गई है, जिससे बलबन के सत्ता में आने के प्रारंभ होने वाली घटनाओं का विवरण मिलता है। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में की थी, ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो दाम ताम्र की मुद्रा थी, दाम ताम्र की मुद्रा, ये सही है। देसाई राजस्व अधिकारी, ये भी सही है। और दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था, दीवान क्या था, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, ये भी सही है। लेकिन जरीब एक प्रकार का कर, ये जरीब एक प्रकार का कर नहीं था, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है, यही सुमेलित नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विकल्प डी सुमेलित नहीं है। जरीब एक कर नहीं बल्कि मुगल काल में भूमि की माप हेतु प्रयुक्त एक पैमाना था। जरीब क्या था, भूमि की माप हेतु प्रयुक्त एक पैमाना था, ठीक है। यह लोहे के छल्लों से बांसों को जोड़कर तैयार की जाती थी। जरीब का सर्वप्रथम प्रयोग अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल द्वारा किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जरीब सर्वप्रथम अकबर के 9 रत्नों में से एक जो राजा टोडरमल था उसी के द्वारा प्रयोग किया गया था, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है इसमें से। तो देखिए, मुल्ला दाऊद
मुल्ला दाऊद किसका, तो चंदायन, मुल्ला दाऊद चंदायन। और दामोदर कवि, दामोदर कवि किसका, तो दामोदर कवि पद्मावती कथा का, दामोदर कवि पद्मावती कथा का। और सोमनाथ, सोमनाथ किसका, तो सोमनाथ राग विबोध का, सोमनाथ राग विबोध का। और अमीर खुसरो आशिका का, ठीक है, अमीर खुसरो आशिका का, ध्यान रखेंगे इसको। तो ए का पहला और बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। मुल्ला दाऊद, ये मुल्ला दाऊद प्रेमाख्यानक परंपरा के दूसरा काव्य माना जाने वाला ग्रंथ चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में सूफी कवि मुल्ला दाऊद द्वारा की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, तो अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ठीक है, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजवंश और उसकी राजधानी कहाँ थी, उसके अनुसार मैच करना है। तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लव की राजधानी थी कांची, पल्लव की राजधानी कांची थी। और पांड्य की राजधानी कहाँ थी, तो पांड्य की राजधानी मदुरा थी, पांड्य की राजधानी मदुरा या मदुरै। और यादव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी, यादव वंश की राजधानी देवगिरी। और काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल, ठीक है, ये काफ़ी बार रिपीट होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पल्लव राजवंश की राजधानी कांची थी। और पांड्य राजवंश की राजधानी, तो पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरा या मदुरै, यादव की देवगिरी और काकतीय की वारंगल, काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्मारकों को काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से सही उत्तर चुनना है। तो रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में कब बना था, तो रबिया दौरानी का मकबरा ये 1651 से 1661 के बीच, रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद ये 1651 से 1661 के बीच, ठीक है। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, तो ये 1545 में, ठीक है, 1545। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1570 में। और अटाला मस्जिद जौनपुर में, तो ये 1408 ईस्वी में, ठीक है, 1408 ईस्वी में। तो कौन आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ये अटाला मस्जिद ही हो जाएगा, ठीक है, 1408 में। और फिर दूसरा हो जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा 1545 में। और फिर ये हुमायूं का मकबरा 1570 में। और फिर रबिया दौरानी का मकबरा 1651 से 1661 के बीच ईस्वी में, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो सबसे पहले अटाला मस्जिद 4, 2, 3 और 1, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अटाला मस्जिद 1408 ईस्वी में, फिर शेरशाह सूरी का मकबरा 1545, हुमायूं का मकबरा 1570 और रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में 1651 से 1661 के बीच, ध्यान रखेंगे इसको। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। और मनसबदारी का पद पैतृक था, नहीं पैतृक नहीं था, गलत हो गया, ठीक है। मनसबदारी का पद पैतृक था, ये गलत हो गया, पैतृक नहीं था, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केवल एक देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा सा। ये मनसब का अर्थ पद होता है और इससे निम्नलिखित बातों का पता चलता है, जैसे अधिकारी की पदानुमान में अवस्थिति, धारक का वेतन और नियत संख्या में सेना, घोड़े व हथियार का ज्ञान। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी क्योंकि यह पद उनको दिया जाता था जो शाही अथवा राजकीय नौकरी में थे। यह एक समेकित व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत सैन्य, नागरिक तथा अमीर कुलीन सभी शामिल थे। मनसब से यह आशय भी था कि जरूरत पड़ने पर उसे सैन्य सेवा देनी होगी। और 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जो पहले एकल व्यवस्था के रूप में थी। हालांकि यह व्यवस्था खलीफा अब्बास सईद द्वारा आरंभ की गई तथा चंगेज खां एवं तैमूर द्वारा अपनाई गई व्यवस्था थी। 1592 ईस्वी में इसका द्विवर्गीकरण कर जात व सवार पद से युक्त कर दिया गया। जात व्यक्तिगत पद तथा वेतन से जुड़ा था, जबकि सवार उसके पास घुड़सवारों की संख्या से। बाद में अकबर ने उच्चतम मनसब की संख्या ये सीमा बढ़ाकर 12,000 तक कर दी थी। मनसबदारों की नियुक्ति और उनका वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था तथा केवल सेवा काल तक तथा सम्राट की इच्छा तक ही यह पद पर रहता था, अर्थात यह वंशानुगत पैतृक पद नहीं था, ठीक है, पैतृक पद नहीं था, ध्यान रखेंगे। तो ये सही है, और मतलब कि पहला सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत था, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो विदर्भ के खजुराहो के रूप में मार्कंडेश्वर मंदिर को जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर को, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो बांस कला से है। ये चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो बांस कला से, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1872 ईस्वी में पारित किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है। नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट इसी को बोलते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1872 में, 1872 ईस्वी में, बी आंसर हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से 1872 ईस्वी में लाया गया था। आगे इसी एक्ट के अगले कदम के तहत 1891 ईस्वी में BM मालावारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह पर रोक लगा दी गई। अंततः स्वतंत्रता के बाद बाल विवाह निरोध संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें बदलाव कर लड़की के विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंदोलन और एक तरफ वर्ष दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कौन सा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो पाबना आंदोलन हुआ था 1873 से 1885 के बीच में, ठीक है। पाबना आंदोलन 1873 से 1885 के बीच हुआ था। और एका आंदोलन हुआ था, एका आंदोलन 1921 से 22 के बीच में, 1921 से 22 के बीच में हुआ था एका आंदोलन। और संथाल विद्रोह तो आपको पता है कि 1855-56 में हुआ था, ठीक है, 1855-56 में काफ़ी बार पूछा जाता है संथाल विद्रोह। और ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था,
ठीक है। ताना भगत आंदोलन 1914 का है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पावना विद्रोह 1873 से 85, ए का आंदोलन 1921 से 22 के बीच में, संथाल विद्रोह 1855-56 और ताना भगत आंदोलन 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब काफ़ी पूछा जाता है, कौन सा विद्रोह कब हुआ था, रिपीट काफ़ी होता है, जिसको ध्यान में रखेंगे। एक तरफ घटना है और वर्ष है एक तरफ, तो उसको सुमेलित नहीं पूछ रहा है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो भारतीय जल सेना अधिनियम कब का है? तो 1927 में भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 का। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था और द्वितीय गोलमेज अधिवेशन हुआ था 1931 में। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। 3 गोलमेज अधिवेशन हुआ था 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूछ रहा है तो 1931 में। और सांप्रदायिक निर्णय 1933 में नहीं, 1932 में हुआ था। कॉम्युनल अवार्ड 1932 का है, तो ये गलत हो गया, डी आंसर हो जाएगा। डी ही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो 1, 2, 3, 4 साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन आयोग की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुआ था। साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी? तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1915 को हुई थी। ठीक है, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। ठीक है, तो इसको काल क्रम अनुसार लगाना है। तो इनमें 1915 है सबसे पहले, तो चौथा सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद 1919 में है 13 अप्रैल 1919, फिर 1927 का, और फिर 1930। 15, फिर 19, फिर 27, फिर 30, मतलब चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला और तीसरा। ठीक है, सबसे बाद में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को। ध्यान रखेंगे, इसको डेट को ध्यान रख लीजिए। साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो 8 नवंबर 1927 को हुई थी साइमन आयोग की नियुक्ति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साइमन आयोग की नियुक्ति तो 27 में हुई थी, लेकिन ये भारत आया था कब? तो 1928 में आया था ना साइमन आयोग भारत में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। 8 नवंबर 1927 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो कहाँ चलाया गया था आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा? लाल किले दिल्ली में चलाया गया था। ठीक है, लाल किला दिल्ली में चलाया गया था मुकदमा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईएनए या आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। वे ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना के साथ ही रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट भी बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया और अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा मोइरांग मणिपुर में फहराया। परंतु 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही
आईएनए के सिपाहियों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। आईएनए समर्पण के बाद सरकार ने उन पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप लगाकर लाल किले में मुकदमा चलाया था। इसमें कौन कौन से किन किन पे? तो सरदार गुरबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल व शहनबाज पर चलाने का निर्णय लिया। मतलब इन तीनों पर ये मुकदमा चला था और इनके वकीलों में भूलाबाई देसाई प्रमुख थे। ठीक है, भूलाबाई देसाई इनके वकीलों में प्रमुख थे तथा उनके सहयोग हेतु तेज बहादुर सप्रू, काटजू, कैलाशनाथ काटजू बोलते हैं इनको, तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की। कोर्ट मार्शल में उन्हें दोषी पाया, परंतु वायसराय वेवेल ने समकालीन परिस्थिति को भांपते हुए उनका दंड क्षमा कर दिया था। उस समय वायसराय वेवेल था, उसी ने उस समय परिस्थिति को भांपते हुए दंड को क्षमा कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न है। तो देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो ये सही है। और कारण है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये भी सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण मतलब ए और आर दोनों सही, परंतु व्याख्या सही नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अस्वीकार कर दिया था। और कारण है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ठीक है, ये और ये आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है? नहीं, विक्रम संवत पर नहीं, शक संवत पर आधारित है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, और राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया, तो नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो ना तो एक ना तो दो सही है। ठीक है, दोनों गलत है स्टेटमेंट, डी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचांग, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत या सालीवाहन संवत का आरंभ 78 ईस्वी से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका प्रचलन सम्राट कनिष्क ने शकों पर विजय प्राप्त करने या सिंहासनारूढ़ होने के उपरांत किया था। ठीक है, और भारत का वर्तमान राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर इसी संवत पर आधारित है। भारत सरकार ने इसे निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों जैसे भारत का राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण, भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर और लोक सदस्यों को संबोधित सरकारी सूचनाओं हेतु 22 मार्च 1957 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया था ये राष्ट्रीय पंचांग को। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो, ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं था। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को ये कि चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सके और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।